हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आरटी एक्ट 2009 के 3 अध्याय डिस्कस किए थे। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 4 और अध्याय 5 और उसके अंदर जो भी धाराएं हैं सभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अध्याय 4 है आपका विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी धारा 12 क्या बताती है, स्कूल के दायित्व का उल्लेख है इसके अंदर। ठीक है। धारा 12(1) के अंदर क्या है, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए जो आपके विद्यालय हैं उनको क्या क्या कार्य करना पड़ेगा वे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो पहला कार्य क्या है, अधिनियम की धारा 2(n)(1) और 2(1) में वर्णित। ठीक है। तो 2(n)(1) और 2(1) एक ही बात है। ठीक है। इंग्लिश के अंदर n और हिंदी के अंदर ढ होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 1। ठीक है। 2(1) का मतलब क्या है, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट। ठीक है। तो अधिनियम की धारा 2(1) में वर्णित समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रणाधीन विद्यालय अपने यहाँ प्रवेश प्राप्त सभी बच्चों जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रदान करेगा। ठीक है। ये आपका अधिनियम 12(1) के अंदर है। इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए ये कार्य करने होंगे। ठीक है। दूसरी क्या बात है, अधिनियम की धारा 2(n)(2) या फिर 2(2). ठीक है। इसमें वर्णित सहायता प्राप्त मान्यताधारी स्कूलों को अपने यहाँ प्रवेश के लिए कुल बच्चों के उतने अनुपात में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी जितना कुल व्ययों का प्रतिशत अनुदान या सहायता उन्हें सरकार से प्राप्त होती है, परंतु ये अनुपात जो है 25% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि धारा 2(n)(3) और 4 में भी निर्दिष्ट विद्यालय अपने आस पड़ोस के रहने वाले कमजोर व अलाभित समूह के बालकों को कक्षा 1 या विद्यालय में प्रवेश कक्षा में सीटों की कुल संख्या के कम से कम 25% सीटों पर जो है उनको प्रवेश देना होगा और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। इस धारा के परंतु में क्या कहा गया है कि यदि धारा 2(n) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय में प्राइमरी स्कूल शिक्षा भी प्रदान की जाती है जो उक्त 12(a) से C तक के प्रावधान कक्षा 1 के स्थान पर उस प्री स्कूल कक्षा में प्रवेश के लिए लागू होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी धारा 12(2). इसमें क्या प्रावधान है कि यदि धारा 2(n) की क्लोज 4 के तहत उल्लेखित विद्यालय धारा 12(1) ग के तहत कमजोर व अलाभित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं तो स्कूल द्वारा उन पर खर्च किए गए व्ययों के लिए निम्न में न्यूनतम राशि का सरकार के द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है। विद्यालय द्वारा प्रति बालक व्यय की गई राशि जो कि राज्य द्वारा प्रति बालक व्यय की जा रही राशि तक सीमित होगी। विद्यालय द्वारा प्रति बालक वसूल की जाने वाली राशि। ठीक है। इसके परंतु में प्रावधान है कि इस प्रकार पुनर्भरण की जाने वाली राशि धारा 2(n)(1) में विनिर्दिष्ट विद्यालय द्वारा प्रति बालक व्यय की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपकी धारा 13। इसके अंदर क्या है, कैपिटेशन फीस वसूलने पर पाबंदी है। ठीक है। तो धारा 13(1) क्या कहती है कि आरटी एक्ट की इस धारा में स्कूलों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देते समय किसी भी बच्चे के माता पिता या अभिभावक से कैपिटेशन फीस या दान वसूल करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक का किसी भी प्रकार का साक्षात्कार या अनुवीक्षण, उसकी स्क्रीनिंग भी नहीं ली जा सकती। ठीक है। अगर ऐसा कोई स्कूल करता है तो उसको दंड भी दिया जाएगा, यानी जुर्माना उससे लिया जाएगा। ठीक है। तो धारा आपकी 13(2) क्या कहती है, यदि कोई स्कूल या व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 13(1) का उल्लंघन करके कैपिटेशन फीस वसूल करता है तो उस पर वसूल की गई कैपिटेशन फीस के 10 गुना तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही किसी बच्चे की स्क्रीनिंग ली जाने पर प्रथम त्रुटि पर 25,000 रुपये तक के जुर्माने और बाद वाली प्रत्येक त्रुटि पर 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपकी धारा 14। ये क्या कहती है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत क्या मान्य होगा। ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई विहित दस्तावेज आयु का आधार होगा, लेकिन आयु का सबूत न होने के कारण किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। धारा 15 क्या कहती है, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। बालक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में अथवा बढ़ाए गए समय में शाला में प्रवेश ले सकता है, परंतु उक्त बढ़ाई गई या विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश मांगने वाले बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा 16 क्या कहती है, कक्षा में रोकने यानी कि एक ही कक्षा में रखने पर या फिर विद्यालय से निष्कासन का प्रतिषेध नहीं है। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, यानी उसको फेल नहीं किया जा सकता, या विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित भी उसको नहीं किया जा सकता। ये मूल अधिनियम का प्रावधान है। ठीक है। अब क्या हुआ, 2019 के अंदर
आरटी संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। संसद द्वारा ये कब पारित हुआ? 2019 के अंदर। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 10 जनवरी 2019 को। अधिसूचना इसकी जारी हुई 28 फरवरी 2019 को। लागू हुआ 1 मार्च 2019 से। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा आरटी एक्ट 2009 की धारा 16 को प्रतिस्थापित किया गया और धारा 38 के अंदर संशोधन किया गया है, ठीक है। ये जो धारा 16 ऊपर हमने पढ़ी है, इसको जो है प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि नए संशोधन के अनुसार प्रतिस्थापित धारा 16 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान हुए? धारा 16(1) क्या कहती है? प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित परीक्षा होगी, ठीक है। 16(2) क्या कहती है? यदि कोई बालक उपधारा 1 में उल्लिखित परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या करना होगा? उसे अतिरिक्त निर्देशन प्रदान किया जाएगा और उक्त परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के अंदर उसे पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके बाद धारा 16(3) क्या कहती है? यदि बालक पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समुचित सरकार विनिर्दिष्ट तरीके से और विहित शर्तों के अधीन विद्यालय को बालक को कक्षा 5 या कक्षा 8 या दोनों में रोकने या फेल करने की अनुमति दे सकेगी, ठीक है। परंतु समुचित सरकार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोकने यानी कि फेल नहीं करेगी, इसका विनिश्चय भी कर सकेगी, ठीक है। धारा 16(4) है। इसके बाद ये क्या कहती है? कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 17 की। ये क्या कहती है? बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, ठीक है। धारा 17(1) क्या कहती है? किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उसका मानसिक उत्पीड़न भी नहीं किया जाएगा। 17(2) क्या कहती है? अगर इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद है धारा 18। ये क्या कहती है? मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक है, ठीक है। यानी कि विद्यालय स्थापित तभी होगा जब उसके पास मान्यता प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। 18(1) क्या कहती है? इस अधिनियम के लागू होने के बाद समुचित सरकार या प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय किसको छोड़ करके? सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रित विद्यालय को छोड़ करके अन्य किसी भी विद्यालय को स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकेगा बिना किसी प्रमाण पत्र के, ठीक है। तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 18(2) क्या कहती है? उक्त उपधारा 1 में उल्लिखित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट प्रारूप में विनिर्दिष्ट समय एवं विधि से विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा, परंतु किसी विद्यालय को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट प्रतिमान और मानकों को पूरा नहीं करता है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे धारा 19 के अंदर, ठीक है। धारा 18(3) क्या कहती है? मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी विहित विधि से सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद लिखित आदेश के द्वारा विद्यालय की मान्यता जो है वापस ले सकेगा, परंतु इस आदेश में यह निर्देश उल्लिखित होगा कि उस विद्यालय के बालकों को आसपास के किस विद्यालय के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। 18(4) क्या कहती है? कोई विद्यालय उपधारा 3 के तहत मान्यता वापस लिए जाने की तिथि से कार्य जारी नहीं रखेगा। इसके बाद धारा 18(5) क्या कहती है? किसी व्यक्ति द्वारा बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए या मान्यता समाप्त किए जाने के बाद भी अगर विद्यालय स्थापित करने या चालू रखता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और उल्लंघन अगर जारी रखता है तो प्रत्येक दिवस के लिए 10,000 प्रति दिवस जुर्माना उसको देना होगा। धारा 19 क्या कहती है? विद्यालय के प्रतिमान और मानदंड इसके अंदर उल्लिखित है, ठीक है। तो 19(1) क्या कहती है? धारा 18 के अधीन किसी स्कूल को तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रतिमानों और मानदंडों को पूरा नहीं करता है। धारा 19(2) क्या कहती है? अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित स्कूल को जो कि इस अधिनियम के प्रतिमान और मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर, ठीक है, 3 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्चे पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमान व मानदंड पूर्ण करने हेतु कदम उठाने होंगे, ठीक है। 19(3) क्या कहती है? यदि अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित विद्यालय उपधारा 2 में निर्धारित अवधि में अनुसूची में वर्णित प्रतिमान और मानदंडों को पूरा नहीं करवाता है तो समुचित प्राधिकारी धारा 18(1) में विनिर्दिष्ट उसके द्वारा उसकी मान्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी यानी वापस ले दी जाएगी, ठीक है। धारा 19(4) क्या कहती है? कोई भी विद्यालय धारा 19(3) के अधीन मान्यता वापस लिए जाने की तिथि से कार्य नहीं करेगा, ठीक है। 19(5) क्या कहती है? यदि धारा 19(3) में उल्लिखित विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन कर मान्यता समाप्ति के बाद भी विद्यालय चालू रखता है तो उस पर 1 लाख तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर 10,000 रुपये प्रति दिवस का जुर्माना जो है उसको देना होगा। धारा 20 क्या कहती है? अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति है किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची का
उसमें किसी मान या मानक को जोड़कर या उसका लोप करके संशोधन जो है कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। धारा 21 क्या कहती है? विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का इसके अंदर उल्लेख है। ठीक है। धारा 21(1) के अंदर क्या है? प्रत्येक विद्यालय धारा 2(4) में वर्णित गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों के अंदर क्या होगा? एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसके अंदर प्रवेश प्राप्त सभी बालकों के माता पिता या संरक्षक होंगे, विद्यालय के सभी शिक्षक होंगे और स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य इसके अंदर होने चाहिए। किसके अंदर? एसएमसी के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। ठीक है। और ऐसी समिति में कम से कम 3/4, कम से कम 75% तक यानी, ठीक है, सदस्य क्या होंगे? माता पिता या संरक्षक होंगे। ठीक है। माता पिता के जीवित न होने पर कोई संरक्षक होगा। ठीक है। इस समिति की 50% सदस्य जो है स्त्रियां होंगी, लेडीज होंगी। साथ ही इसमें कमजोर वर्गों व अलाभित समूह के बच्चों के माता पिता संरक्षकों को भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम कौन सा है? 2011। तो इसके नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्न सदस्य होंगे। तो राजस्थान के अंदर एसएमसी में कौन कौन से सदस्य होंगे? विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे, विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक होंगे, स्थानीय निकाय या प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें कि विद्यालय स्थित है, विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है उससे निर्वाचित वार्ड मेंबर या पंच जो भी है वो इसके अंदर होंगे। साथ ही स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के उस ग्राम या वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है उसमें निवास कर रहे सभी निर्वाचित प्रतिनिधि जो है ना वो इस समिति के अंदर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव जो है वो ही विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। ठीक है। जो कार्यकारी समिति के हैं वही विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति का हर 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा और प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक करना जो है अनिवार्य होगा। ठीक है। अतः वर्ष में कितनी बैठक होंगी? 4 बैठक होना अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी 33.33% होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, नियम 4 के अंदर है। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपनी कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 15 सदस्य इस प्रकार से होंगे। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से 15 सदस्य होंगे? पहला है विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इसके न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक जो है उसको समिति का सदस्य सचिव बनाया जाएगा। दूसरा, विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित विद्यालय का कोई एक अध्यापक। ठीक है। अधिमान्यतः एक महिला अध्यापक। ठीक है। और क्या है? स्थानीय प्राधिकारी का उस वार्ड जिसमें स्कूल स्थित है उससे निर्वाचित एक सदस्य होगा। ठीक है। 3 तो ये हो गई। साथ ही छात्रों के माता पिता या अभिभावकों में से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य होंगे। ठीक है। तो कितने हो गए? 11 और 3 14 हो गए। ठीक है। इसमें से कार्यकारी समिति सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है। कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा मनोनीत एक स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय का छात्र भी होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 15 सदस्य कंप्लीट हो गए। ठीक है। उक्त कार्यकारी समिति के माता पिता या अभिभावकों में से चयनित कम से कम 50% सदस्य अर्थात कम से कम की 6 सदस्य जो हैं वो महिलाएं होंगी और समिति में अनुसूचित जाति जनजातियों को भी समुचित प्रतिनिधित्व जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य समिति के माता पिता या संरक्षक 11 सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? कार्यकारी समिति के सभी सदस्य। ठीक है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या होगा? समिति का सदस्य सचिव होगा। कार्यकारी समिति की प्रत्येक माह कम से कम 1 बैठक होगी और वर्ष में कम से कम 12 बैठक जो है होनी चाहिए। बैठक की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 अर्थात 5 होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी धारा 21(2), तो इसके अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी। कौन कौन से? विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, साथ ही ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। अब आपका जो है आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2012, इसके अंदर निम्न परंतुक को जोड़ा गया। क्या? परंतुक उपधारा 1 में निम्न के संबंध में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति केवल परामर्शात्मक कार्य ही करेगी। ठीक है। किसके संबंध में? ये देखिए, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित संचालित विद्यालय के संबंध में। दूसरा, धारा 2(2) में परिभाषित अन्य अनुदानित विद्यालय के संबंध में केवल विद्यालय प्रबंधन समिति क्या करेगी? परामर्शात्मक कार्य ही करेगी। नेक्स्ट आपका राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 3 के तहत एसएमसी को उक्त के अलावा निम्न कार्य भी करने होंगे। कौन कौन से? पहला है अधिनियम की धारा 24 क व ड तथा धारा 28 की पालना सुनिश्चित करना।
दूसरा है धारा 27 की अनुपालना को मॉनिटर भी करना होगा। विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन और स्कूल में निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना होगा। बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, स्कूल में प्रवेश से इनकार किए जाने आदि के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी को जानकारी देनी होगी। साथ ही आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना होगा। साथ ही निःशक्त बालकों की पहचान, नामांकन और उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मॉनिटर करना होगा। विद्यालय में दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना होगा। विद्यालय की प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना होगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर। अब है आपकी धारा 22 जो विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। धारा 22(1) क्या कहती है? अधिनियम की धारा 21(1) के तहत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी निर्धारित प्रारूप व विहित रीति में विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। ठीक है, तो विद्यालय विकास योजना एसएमसी को तैयार करनी होगी। धारा 22(2) क्या कहती है? इसके अनुसार समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं तथा उनके द्वारा किए जाने वाले अनुदानों या सहायता का आधार यह विद्यालय विकास योजना ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा क्या हुआ? मूल अधिनियम की धारा 22(1) में संशोधन किया गया और अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित स्कूल एवं धारा 2(n)(1) के तहत स्थापित अनुदानित स्कूलों को इस धारा के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा तैयार विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। ठीक है, तो 3 वर्षीय योजना है, 3 इसके अंदर वार्षिक उप योजनाएं होंगी। इस पर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी धारा 23, इसमें शिक्षकों की योग्यताएं और सेवा शर्तों का उल्लेख है। धारा 23 क्या कहती है? केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत शैक्षिक अभिकरण द्वारा अभिनिर्धारित न्यूनतम योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति स्कूल में शिक्षक नियुक्त किए जाने के योग्य होगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको क्या किया है? प्राधिकृत शैक्षिक अभिकरण घोषित किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, धारा 23(2) क्या कहती है? यदि किसी राज्य में निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं है या उस राज्य में शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है तो केंद्र सरकार आवश्यकता होने पर अधिसूचना द्वारा शिक्षक की उक्त न्यूनतम योग्यताओं में अधिनियम के लागू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष तक, यानी कि 2009 के अंदर ये आया तो अधिकतम 5 वर्ष तक यानी 31 मार्च 2015 तक के लिए छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, आरटी एक्ट संशोधन नियम 2015 1/4/2015 से ये लागू हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को इस अवधि को 4 वर्ष तक बढ़ा दिया। यानी पहले क्या था? 31 मार्च 2015 तक थी, 4 वर्ष बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 31 मार्च 2019 तक के लिए जो छूट है ये प्रदान कर दी गई। परंतु यदि अधिनियम के लागू होने के समय किसी विद्यालय में कार्यरत कोई शिक्षक उक्त निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो उसी अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के अंदर, ठीक है, 2017 के संशोधन के बाद अब 9 वर्ष में यानी कि 31 मार्च 2019 तक उक्त योग्यताएं जो है वो हासिल करनी होंगी अगर किसी टीचर के पास योग्यता नहीं है तो। धारा 23(3) क्या कहती है? शिक्षकों के लिए सेवा शर्तें एवं उन्हें देय वेतन एवं भत्ते वे होंगे जो विहित की जाएं। धारा 24 क्या कहती है? इसके अंदर शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायतों के निवारण का उल्लेख है। धारा 24(1) क्या कहती है? धारा 23(1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। कौन कौन से? विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता होनी चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट धारा 29(2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करवाना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना, प्रत्येक बालक के शिक्षा ग्रहण करने यानी अधिगम के सामर्थ्य का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि किसी को आवश्यकता है तो उसको प्रदान करना। नेक्स्ट बालकों के माता पिता या संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता शिक्षा ग्रहण करने, अधिगम की सामर्थ्यता, अधिगम में की गई प्रगति और बालक से संबंधित किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। नेक्स्ट है ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। ठीक है, अब आपकी धारा 24(2) ये क्या कहती है? यदि कोई शिक्षक धारा 24(1) में विहित कर्तव्यों के पालन में चूक करता है तो उसके विरुद्ध उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद उस पर लागू सेवा नियमों के तहत क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धारा 24(3) क्या कहती है? शिक्षकों की शिकायतें यदि कोई है उसको विहित रीति से दूर भी किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी धारा 25, इसके अंदर छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात इस अधिनियम में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा। ठीक है, धारा 25 क्या कहती है? समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 6 माह के अंदर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार बनाए रखा गया है या नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ? केंद्र सरकार ने
20 जून 2012 को अधिसूचना द्वारा आरटी संशोधन अधिनियम 2012 जो कि अगस्त 2012 से प्रवृत्त है, इसके तहत ये जो 6 माह की अवधि थी इसको बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया। ठीक है, ये जो 6 माह के अंदर सुनिश्चित करना था ये कितना कर दिया, 3 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट आपका धारा 25(2) उक्त उपधारा 1 के तहत जो हमने ऊपर डिस्कस की है, इसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने हेतु किसी एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। साथ ही धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए नियोजित उसको नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा 26 क्या कहती है, विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों के भरने से संबंधित है। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्व वाले या अनुदान प्राप्त स्कूलों के नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व क्या है, इन स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक पद जो है वो रिक्त नहीं होने चाहिए। ठीक है। धारा 27 क्या कहती है, गैर शैक्षिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों को अभियोजित करने पर प्रतिबंध है। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्यों, स्थानीय प्राधिकारी के या राज्य में विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों के अलावा अन्य किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। जनसंख्या की जनगणना करेगा, आपदा राहत कार्य भी करेगा, स्थानीय प्राधिकारी के या राज्य के विधानमंडल या संसद के निर्वाचन से संबंधित कार्य करेगा। इसके अलावा कोई गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए उसको अभिनियोजित नहीं किया जाएगा किसी शिक्षक को। ठीक है। धारा 28 क्या कहती है, इसके अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण का कार्य नहीं कर सकेगा। अब है आपका अध्याय 5। इसके अंदर क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किए जाने से संबंधित है। ठीक है। इसके अंदर आपकी धारा 29 है और धारा 30 है। धारा 29 क्या कहती है, पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है। 29(1) के अंदर क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रणाली जो है उसको समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम की धारा 29(1) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को क्या किया है, इस धारा के तहत विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकरण घोषित किया है। किसने, केंद्र सरकार ने। राजस्थान सरकार की बात करें राजस्थान की, तो उसने SCERT उदयपुर जो है ना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, उसको अधिनियम की धारा 29 के लिए राज्य में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी को किसको किया है, इस अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार ने SCERT उदयपुर को। ठीक है। किसके तहत, धारा 29 के तहत। धारा 29(2) क्या कहती है, शैक्षिक प्राधिकारी धारा 29(1) के तहत पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली के निर्धारण में नियमन को मद्देनजर रखेगा। किस किस को, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ सामंजस्य, बालक के सर्वांगीण विकास को, बालक के ज्ञान क्षमता टैलेंट का निर्माण करे, बालक के पूर्ण सीमा तक शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायक हो, अधिगम शिक्षण कार्य आदि बाल केंद्रित, बालकोचित प्रकटीकरण और खोजपूर्ण तरीके से संपन्न हो, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा में हो, बालक को भय, चिंता, ट्रॉमा आदि से मुक्त करे और बालक को अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखने में मदद करे, बालक के समझने की शक्ति एवं उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE भी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट धारा 30 ये क्या कहती है, परीक्षा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र। ठीक है। परीक्षा करवानी होगी और उसको प्रमाण पत्र भी देना होगा। धारा 30 क्या कहती है, इसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक द्वारा कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक द्वारा कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 30(2) क्या कहती है, प्रत्येक बालक को जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है तो विहित प्रारूप में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रमाण पत्र उसको जो है दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके अध्याय 4 और अध्याय 5। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 6 और अध्याय 7। धन्यवाद।